भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुई अहम बैठक, सीबीआई और यूरोपोल के बीच सहयोग के लिए रोड मैप जारी। सतत विकास को लेकर नीति आयोग ने जारी की वीएनआर रिपोर्ट। एमपीआई के अनुसार 2016-17 के बीच 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से किया गया बाहर। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 15 जुलाई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुई डिजिटल शिखर सम्मेलन से पहले असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी। इस दौरान तमाम बाधाएं आई थी क्योंकि यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती के अलावा शराब, स्पिरिट और डेयरी उत्पादों पर करों में कटौती और मजबूत बौद्धिक संपदा चाहता है। वहीं दूसरी ओर भारत डेटा सुरक्षित देश का दर्जा चाहता है। आपको बता दें कि भारत उन देशों में से है जिन्हें यूरोपीय संघ सुरक्षित डेटा वाला देश नहीं मानता। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश संबंधों को व्यापक बनाने, समुद्री सुरक्षा और व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सीबीआई और यूरोपोल के बीच प्रभावी सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप जारी करेंगे। भारत के लिए यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2018 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ था। इसके अलावा 2018-19 के वित्तीय वर्ष में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 115.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात 57.67 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 58.42 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से यूरोप के साथ देश के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संबंधों को बढ़ावा देना है। हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास को लेकर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यानी वीएनआर रिपोर्ट जारी किया। आपको बता दें कि सतत विकास एजेंडा लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से देशों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है। रिपोर्ट में जुलाई 2019 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2005-6 से 2016-17 के बीच तकरीबन 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई के अनुसार साल 2005-6 में देश में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में थे, लेकिन 2016-17 के दौरान यह संख्या घटकर 369.55 मिलियन तक पहुंच गई। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार यह भारत में साल 2011 के 21.2% से घटकर साल 2015 में 13.4% हो गई थी। आपको बता दें कि विश्व बैंक प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम आय वाले के जीवन को अत्यधिक गरीबी के रूप में परिभाषित करता है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, सभी के लिए आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित हैं। और अब अंत में आइए चलते चलते छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना का शुभारंभ किया है, जिसके लिए नाबार्ड ने 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी पीएसीएस को बहुसेवा केंद्रों में बदलने के साथ साथ पीएसीएस को डिजिटल प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत साल 2023 तक कुल 30,000 PACS को अपग्रेड किया जाएगा। PACS फसल के कटाई के बाद विपणन गतिविधियों में किसानों की मदद करते हैं। इसके अलावा PACS ग्रामीण कृषि प्रवक्ता के रूप में कार्य करके आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 उद्देश्य के लिए और भारत सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड यानी RCF हाथ सफाई के लिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल जेल RCR सेट्रोला लॉन्च किया है। RCF के अनुसार यह हाथ साफ करने वाला जेल त्वचा के अनुकूल है, जिसमें एलोवेरा का अर्क यानी रस प्राप्त होता है। आपको बता दें कि RCF देश में उर्वरकों एवं रसायनों की प्रमुख उत्पादक कंपनी है, जिसको भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा हासिल है। इसकी 2 इकाइयां हैं जो मुंबई के ट्राम्बे और थाल महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। RCF ग्रामीण भारत में अपने प्रसिद्ध उत्पाद यूरिया के लिए जानी जाती है। इस प्रोडक्ट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार किसी खाद्य उत्पादक कंपनी ने इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया। इस निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय किया गया है। प्रज्ञता का पूरा नाम प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड यानी टॉक, असाइन, ट्रेस और एप्रिशिएट है। निर्देशों के अनुसार प्री प्राइमरी के बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट का समय निश्चित किया गया, जिससे शिक्षकों द्वारा उनसे बातचीत किया जाएगा और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हर रोज 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र और 9 से 12 तक के विद्यार्थी 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा डॉल्फिन गणना पर हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में केवल 68 डॉल्फिन बची हैं, जो साल 2016 में 78 थीं। यानी चंबल में लगातार डॉल्फिन की संख्या में गिरावट जारी है। पिछले 4 वर्षों में डॉल्फिन की संख्या में 12.82% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी प्रमुख वजह अवैध शिकार और प्रतिकूल आवास का होना है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना साल 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ किया गया था। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। कोविड-19 से मुकाबला करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो राज्य में बिना मास्क पहने ही घूम रहे हैं। इस अभियान को कुछ चुनिंदा संगठनों द्वारा चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने ही घूम रहे हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के रूप में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। संगठनों के चयन का काम DM का होगा। पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति रहे एंड्रेज डूडा ने 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्हें कुल वैध मतों का 51.21% मत, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे रफाल ट्राजास्कास्की को वैध मतों का 48.79% मत प्राप्त हुआ। टूडा का वर्तमान कार्यकाल 6 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उसके बाद उनका अगला कार्यकाल शुरू होगा। न्यूज़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए।